क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर लेकर के आए हैं। बहुत ही हार्ड पेपर है, आप देखिए कि किस तरीके का पेपर है, कहीं ऐसा ही पेपर ना जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्या आप इनमें से आंसर बता सकते हैं कौन सा सही है? सोचिए और जल्दी से बताइए। वायु परागण की विशेषता नहीं है हल्के परागकण, बेहतर अनावृत पुंकेसर, वृहद पृच्छिकी वर्तिकाग्र, अनेक बीजांड। तो इसका आंसर सही होगा चौथा, अनेक बीजांड। ये वायु परागण की विशेषता नहीं होती है। फिर अगला है, दात्र कोशिका अरक्तता ग्लूटेमिक अम्ल के निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है? ग्लूटेमिक अम्ल निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है? लाइसिन, मिथियोनिन, वैलिन, सेरिन। सही होगा तीसरा, वैलिन के। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? जितने भी प्रतिरक्षी अणु होते हैं उनमें कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? 6, 4, 2, 1। तो इसका आंसर सही होगा 4 होती हैं, दूसरा वाला। 4 श्रृंखलाएं होती हैं, 4। अगला क्वेश्चन है, बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है इसमें से? तापमान, विटामिन, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही होगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। दूसरा है, दूसरे का ऑक्सैलिक और कोमेलाइना कौन से प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं? उनका नाम बताइए। जो ऑक्सैलिस है और कोमलाइना है, कौन से प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं? उनका नाम बताना है। तो आपको बता दें, उन्मिलित पुष्प, उन्मिलित और अनुमिलित पुष्पों का, उन्मिलित और अनुमिलित पुष्पों का उत्पादन करते हैं, यानी इन दोनों प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं। फिर अगला है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था? उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का नाम लिखिए। फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे, इन्होंने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया? उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का नाम भी बताना है। जीवाणु का नाम और फिर रोग का नाम। तो देखिए, जीवाणु कौन सा था? तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु था। और फिर कहा गया है उस जीवाणु जनित रोग का नाम भी बताइए। तो इसके द्वारा निमोनिया रोग हो जाता है, निमोनिया रोग। फिर अगला क्वेश्चन है, स्त्री में जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात, यानी जब अंडा निकल आता है, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु, जो अंडाशय से अंडा निकलता है, उसके संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम, उसका संग्रह कहां पर होता है? तो देखिए, उसका आंसर होगा अंडवाहिनी में होता है। अंडवाहिनी कहो, चाहे फैलोपियन नलिका कहो, फैलोपियन नलिका कह दो या फैलोपियन ट्यूब कह दो। अंडवाहिनी को फैलोपियन नलिका या ट्यूब भी कहा जाता है, डिंब वाहिनी भी कहा जाता है। इसको डिंब वाहिनी भी कह सकते हो, तो डिंब वाहिनी भी इसका आंसर हो सकता है। और इसकी जो झालर होती है, झालर वाला भाग, जो झालर होती है डिंब वाहिनी की या अंडवाहिनी की, तो झालर वाले भाग में आ जाता है। फिर अगला है, मेंडल का वंशागति सिद्धांत किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा? किन्हीं 2 कारणों के लिखिए। एक बता दीजिए कि मेंडल किसी बड़े विख्यात विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं थे। यानी जो मेंडल थे, ये किसी बड़े विख्यात विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं थे, बल्कि एक छोटे से पादरी थे, गिरजाघर में पादरी का काम करते थे, और वहां पर शिक्षक का भी कुछ बच्चों को पढ़ाते भी थे। तो पहली बात तो ये पादरी थे, कोई बहुत बड़े विश्वविद्यालय से नहीं थे, और एक ये कारण हो जाएगा। दूसरा कारण क्या हो जाएगा कि इन्होंने अपने शोध परिणाम को एक ऐसे स्थानीय
पत्रिका में प्रकाशित किया या करवाया जिसका वितरण सीमित था। यानी जो इन्होंने शोध किए उसको ऐसी पत्रिका में प्रकाशित किया जो बहुत ज्यादा लोगों के पास नहीं जाती थी, उसका वितरण सीमित था। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, ऐसे 2 बैक्टीरिया का नाम, तो एक तो हो जाएगा नास्टाक और दूसरा आप लिख सकते हैं एनाबीना। ये 2 साइनोबैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, धान के खेतों में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तीसरे का क्या है, मटर के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संकरण कराया जाता है। देखिए, मटर के लंबे पौधे जो हैं ये भी हैं और लंबे पौधे ये भी हैं, यानी कि कैपिटल टी भी लंबे हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी भी लंबे हैं। तो मटर के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण में, इनके जीनोटाइप के निर्धारण में किस प्रकार का संकरण कराया जाता है। देखिए, अब लंबे ही पौधे हैं तो लंबे पौधों का जीनोटाइप होना चाहिए लंबे पौधे, तो ये संकर लंबे हो जाएंगे जीनोटाइप के आधार पर, लंबे ही होने चाहिए। तो जीनोटाइप के निर्धारण में कैपिटल टी से करवा देंगे। तो वैसे तो एक संकर संकरण में ऐसा होता है, एक संकर संकरण में, या आप चाहे तो इससे भी करवा सकते हैं। फिलहाल इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल में वीडियो अपलोड, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है, सह विलुप्तता की व्याख्या कीजिए। सह विलुप्तता क्या होती है आपको बता दें, जब कोई जीव जाति विलुप्त होती है तो उस पर जितनी भी जातियां आश्रित होती हैं वह भी विलुप्त होने लगती हैं। कहने का मतलब यह है कि जब कोई जाति या जीव जाति विलुप्त होती है तो उस पर आश्रित जो दूसरे जंतु होते हैं या पौधे होते हैं वह भी विलुप्त होने लगते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, सह विलुप्तता कहा जाता है। उदाहरण के रूप में अगर उदाहरण देखा जाए इसका, तो आप बता सकते हैं, जैसे एक परपोषी मत्स्य जाति जब विलुप्त होती है तो इसके जो विशिष्ट परजीवी होते हैं ये भी सभी विलुप्त हो जाते हैं या विलुप्त होने लगते हैं। फिर अगला है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए। आइए दिखा देते हैं। देखिए, ये एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना का नामांकित चित्र है। इस तरह से आप एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना का नामांकित चित्र बना सकते हैं। और ये कैसे बनाना है, कैसे सही बनाए, सही नामांकित करें, इस बनाना मैंने अपने चैनल में बताया हुआ है, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, लैक प्रचालक या ओपेरान में जेड एवं वाई जीन किस एंजाइम का कोट लेखन करते हैं, उसके कार्यों का भी उल्लेख कीजिए। जो जेड है ये किस एंजाइम का कोट लेखन करता है, जो वाई है ये किस एंजाइम का कोट लेखन करता है और उनके कार्य भी बताना है। तो सबसे पहले जेड वाले को देखते हैं। देखिए, जो जेड है ये एंजाइम इसका बता दें, बीटा गैलेक्टोसिडेज। जो जेड है ये बीटा गैलेक्टोसिडेज नामक एंजाइम जो होता है इसके लिए कोडित करता है, यानी कि बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए कोड करता है। ये कार्य क्या करता है कि जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज को ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में बदल देता है। लैक्टोज को ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में बदल देता है और फिर हाइड्रोलिसिस उत्प्रेरित करता है हाइड्रोलिसिस को। और जो वाई जीन है इसका एंजाइम क्या होगा, वाई जीन का है, इसका भी बीटा गैलेक्टोसाइड परमीज इसका एंजाइम होता है, यानी ये बीटा गैलेक्टोसाइड परमीज के लिए कोड करता है। जो वाई है बीटा गैलेक्टोसाइड परमीज के लिए, और ये लैक्टोज को कोशिका में पहुंचाता है। इसका कार्य क्या होगा, लैक्टोज को कोशिका में पहुंचाता है। फिर अगला है, जैविक खेती पर टिप्पणी लिखे। तो कोर्स में नहीं, इसको हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए, चौथे का कहा है, आभासी फल एवं वास्तविक फल में क्या अंतर है, सेब किस प्रकार की कोटि का फल है। देखिए, जो आभासी फल होते हैं
आभासी जो फल हैं, तो इनको आभासी फल किसको कहते हैं? जब फल का विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, तो उसे ही आभासी फल कहते हैं। जब फल का विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, तो उसे ही आभासी फल कहा जाता है। और वास्तविक फल क्या है? वास्तविक फल किसे कहते हैं? तो जब फल का विकास पुष्प के अंडाशय से होता है, तो उसे वास्तविक फल कहा जाता है। जब फल का विकास पुष्प के अंडाशय से हो तो वास्तविक फल, और पुष्प के अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भागों से हो तो आभासी फल कहलाता है। आप कहा गया कि सेब किस प्रकार की कोटि का फल है? तो जो सेब है ये आभासी फल है। सेब आभासी फल होता है, जो सेब होता है, क्योंकि इसका विकास पुष्पासन से होता है। पुष्पासन से सेब का विकास होता है। फिर अगला है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों का चयन क्यों किया था? देखिए, क्योंकि जो मटर का पौधा था ये 1 वर्षीय था। मतलब कहने का यह है कि 3 से 4 माह में तैयार हो जाता है। इसीलिए मेंडल ने इसकी अधिक पीढ़ियों का अध्ययन कर लिया है। यानी अधिक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन करने के लिए ही मेंडल ने मटर के पौधे को चुना, क्योंकि ये 1 वर्षीय होता है, यानी 3 से 4 माह में ही तैयार हो जाता है। ये तो एक हुआ। फिर दूसरा हो जाएगा, इसमें नर व मादा जनन अंग एक ही पुष्प में होते हैं। यानी चूंकि ये पुष्प उभयलिंगी था, इसीलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। और आपको बता दें इसमें एक और चीज, ये स्वपरागण जो होता है, इनमें केवल पुष्प की रचना ऐसे है कि इनमें केवल स्वपरागण ही संभव है, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। तो कई सारे इसके कारण हैं। फिर अगला है, बिलॉडित हाउस रिएक्टर की व्याख्या कीजिए। देखिए, ये बेलनाकार होते हैं और आपको बता दें कि इनके द्वारा संवर्धन से अधिक आयतन प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें कल्चर किया जाता है। किस चीजों को? मानव कोशिकाओं को कल्चर करते हैं, जीवों की ऊतकों को कल्चर करते हैं। तो ये जो कल्चर किए जाते हैं, तो इनसे विशिष्ट उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, व्यष्ट एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि अधिक संसाधन प्राप्त किया जाता है। और ये कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं। और आपको बता दें, घुमावदार इनका आधार होता है। जो आधार होता है वो घुमावदार होता है। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है, सांभर तंत्र वृद्धि की व्याख्या समीकरण सहित कीजिए। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। उपयुक्त आरेख की सहायता से लॉजिस्टिक सांभर तंत्र या लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि का वर्णन कीजिए, या सांभर तंत्र का वर्णन कीजिए। तो सांभर तंत्र का है या लॉजिस्टिक वृद्धि का है, एक ही बात है। तो इस तरह से इसको लिखेंगे, शॉर्ट ले लीजिए और बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना होगा। और ये देखिए, ये समीकरण लिखी हुई है। समीकरण में कौन सी चीज क्या है यहां पर बताया गया है। अब इसका कैसे वक्र बनाएंगे, आइए आपको दिखा देते हैं कि इसका वक्र कैसे बनेगा। देखिए, वक्र के लिए इस तरह से इसका वक्र बन जाएगा। ऐसे बिल्कुल बना देंगे और आपको नंबर मिल जाएगा। तो शॉर्ट ले लीजिए, इसका वक्र ऐसे बना दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है 5 का अंड जनन के व्यवस्थात्मक चार्ट का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो देखिए, जो उगोनियम होती है, मान लीजिए 2x है या 2n है, और इसके बाद में यहाँ पर जो कोशिकाएं द्विगुणन के द्वारा विभाजित होती हैं, कोशिका विभाजित होती हैं और विभाजित होकर कई सारी जब बन जाती हैं इस तरह से, और इसके बाद में एक को दिखा देते हैं, बाकी सब में ऐसे होगा। यहां से देखिए, जैसे ये निकली यहां पर, तो ये
बड़ी होना शुरू हो जाती है। यहाँ से वृद्धि प्रावस्था, ये गुणन प्रावस्था थी, यहाँ से वृद्धि प्रावस्था होती है। तो ये बड़ी, थोड़ा सा बड़ी बनाएंगे आप, केंद्र भी इसका बड़ा सा होगा और इसकी एक पोलर बॉडी यहाँ छोटी हो जाएगी, फिर एक बड़ी कोशिका ये हो जाएगी। यहाँ पर अब गुणसूत्र बढ़ गए, एक पोलर बॉडी में चला गया, एक यहाँ चला आया, यानी एन यहाँ होगा, एन यहाँ होगा एक, और इसके बाद में इसकी पोलर बॉडी यहाँ बनेगी और इसकी एक बड़ी सी कोशिका यहाँ बन जाएगी एन, और इस तरह से अंडाणु का निर्माण हो जाता है। तो ये पूरा चार्ट बनाना होगा आपको। पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देखिए, सही से समझ में आ जाएगा। फिर अगला है सक्रिय प्रतिरक्षा एवं टीकाकरण। देखिए, टीकाकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है, तो सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर पूछा गया है। आइए आपको बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है सक्रिय प्रतिरक्षा और यहाँ लिखा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो अब सक्रिय प्रतिरक्षा में यहाँ देखिए, जब व्यक्ति के शरीर की अपनी खुद की कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यानी जब शरीर के खुद की कोशिकाएं ही रोगाणुओं के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करें तो सक्रिय प्रतिरक्षा। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आप निष्क्रिय नहीं डालेंगे, आप डालना यहाँ पर टीकाकरण। अगर अंतर के रूप में कहा गया है तो वहां पर टिप्पणी कहा गया था, तो हम सक्रिय प्रतिरक्षा एक तरह से आप लिख देना और निष्क्रिय प्रतिरक्षा वाला जो है टीकाकरण वाला ये लिख देना। तो जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो उसे ही टीकाकरण कहा जाता है। जब इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से टीका लगाया जाता है, यानी जब किसी रोग के रोगाणुओं को मारकर ऐसा लिख देना, रोग के रोगाणुओं को मारकर शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, शरीर में पहुंचा दिया जाता है, तो उसे ही टीकाकरण कहा जाता है या टीका लगाना कहा जाता है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है ये धीमी होती है, जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है ये तुरंत राहत देती है। और सक्रिय प्रतिरक्षा में अन्य किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है शरीर को, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है जीवन भर कार्य करती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा केवल कुछ ही समय के लिए होती है। तो इस तरह से अलग अलग आपको लिखना होगा, क्योंकि टिप्पणी में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन था सक्रिय प्रतिरक्षा और टीकाकरण पर टिप्पणी। तो पहले हेडिंग डाला सक्रिय प्रतिरक्षा, और जितना मैंने सक्रिय वाला बताया वो सब सक्रिय में लिख देना, फिर टीकाकरण वाला डालकर और निष्क्रिय वाला लिख देना। फिर अगला है, किन्हीं 3 संवाहक रहित विधियों का उल्लेख कीजिए जिनका पुनर्योगज डीएनए को सक्षम परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए उपयोग किया जाता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था और बहुत ही हार्ड तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने हार्ड क्वेश्चन है आपको लग भी रहा होगा। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा इसमें कि एक विधि हो जाएगी इसमें उसमें झटका देकर के या द्विसंयोजी धनायन जैसे कैल्शियम का प्रयोग करके किया जाता है, तो उसमें झटका ये हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा माइक्रो इंजेक्शन के माध्यम से, और तीसरा हो जाएगा जीन गन के माध्यम से। तो ये 3 ऐसी विधियां हैं जो बिना संवाहक के प्रयोग किए पुनर्योगज डीएनए को परपोषी की कोशिका में प्रवेश करा देते हैं। उसमें झटका, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन। तो इन पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, अलग अलग आपको मिलेगा, समझ लीजिए। फिर अगला है प्रकाश। तो ये देखिए कोर्स हटा हुआ, इसको हटा देते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, वर्णांध पिता की सामान्य पुत्री का विवाह सामान्य पुरुष से होने पर वर्णांधता के वाहक की संभावना उसके पुत्र में क्या होगी? वंशावली चार्ट सहित व्याख्या कीजिए। देखिए, पिता कैसा है? वर्णांध है, कलर ब्लाइंडनेस है, और माता इसकी कैसी रही होगी? तो देखिए, पिता है कलर ब्लाइंडनेस। जब पिता कलर ब्लाइंडनेस है तो कहा सामान्य पुत्री। मान लीजिए इनकी ये पिता थे, ये इनकी माता थी। तो जब भी इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तो देखिए ये इस तरह से आया होगा कुछ। तो देखिए, जितनी भी पुत्री हैं ये सब वाहक हैं। अब ये फिनोटाइप अगर देखने से देखोगे, बाहर से देखने पर सामान्य दिखेंगी, इसीलिए कहा गया कि वर्णांध पिता की सामान्य पुत्री हैं तो वाहक, इनका अप्रभावी जीन उपलब्ध है, लेकिन ये देखने में सामान्य है, फिनोटाइप के आधार पर सामान्य है। तो कहा गया कि वर्णांध पिता की सामान्य पुत्री का विवाह। अब सामान्य पुत्री ये इस तरीके की आई है, यानी वाहक है, तो यहां पर सामान्य पुत्री का विवाह, ये सामान्य पुत्री हो गई, का विवाह सामान्य पुरुष से होता है, तो XY सामान्य पुरुष हो गया। और इसका क्रॉस करवाएंगे तो देखिए यहां पर X और इसके साथ कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन लगेगा, और इसके साथ फिर X कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन लगेगा। फिर इसको इससे करवाएंगे तो XX आ जाएगा, इसको इससे करवाएंगे तो XY आ जाएगा। तो ये पुत्र है, ये पुत्री है,
और ये पुत्री है। तो देखिए, जब वर्णांत पिता की सामान्य पुत्री का विवाह सामान्य पुरुष से होता है तो उनके पुत्र में क्या होगा? तो देखिए, जितने भी पुत्र हैं, पुत्र में 50% वर्णांत होंगे, 50% पुत्र वर्णांत होंगे। देखिए, ये जो पुरुष होता है इसके एक ही एक्स गुणसूत्र पर जब कलर ब्लाइंडनेस का अप्रभावी जीन आ जाता है तो वो वर्णांत हो जाता है। तो ये एक पुत्र वर्णांत हो गया। तो जब 2 पुत्र थे, इसको मैंने 100% समझ लिया, दोनों पुत्रों को 100%, तो 50% पुत्र वर्णांत हो गए और देखिए 50% सामान्य है, 50% सामान्य हो जाएंगे। और इसके बाद में देखिए पुत्रियों को देखते हैं। एक पुत्री सामान्य है, यानी 50% पुत्रियां सामान्य होंगी, सामान्य हो जाएंगी, और 50% क्या होगी कि यहां पर पुत्रियां क्या होंगी? वाहक हो जाएंगी। लेकिन अगर फिनोटाइप के आधार पर देखा जाए, अगर फिनोटाइप के आधार पर देखा जाएगा पुत्रियों को, तो 100% पुत्रियां सामान्य हैं। फिनोटाइप के आधार पर पुत्रियां सामान्य हो जाएंगी। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जानवरों और सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन के किन्हीं 3 कमियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जानवरों को मारकर जो इंसुलिन प्राप्त की जाती है या सुअरों को जो मारकर इंसुलिन प्राप्त की जाती है, उसकी 3 कमियां बतानी है। तो देखिए, एक तो इससे एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो पशुओं की इंसुलिन होती है वो थोड़ा सा अलग टाइप की होती है, इसलिए एलर्जी उत्पन्न करती है, एलर्जी उत्पन्न कर सकती है। और आपको बता दें, शरीर में दूसरा क्या हो जाएगा? शरीर में प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है, प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है। और तीसरा आप ये भी बता सकते हैं कि जानवरों को मारना उचित नहीं है। तो इस तरह से 3 हो जाएगा। फिर अगला है स्वस्थानीय एवं बाह्यस्थानीय संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है? स्व माने उसी स्थान पर जहां पर, इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? जहां पर जो जीव रह रहा है, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो पौधा हो, पादप हो, तो जहां पर वो है वहीं पर उसको संरक्षण दिया जाए तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। ये जैव विविधता संरक्षण की प्रमुख विधियां हैं, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्यस्थानीय संरक्षण। तो जहां पर जीव या जंतु या पौधा रह रहा है वहीं पर उसको संरक्षित किया जाए तो इसको स्वस्थानीय संरक्षण। लेकिन अगर जहां पर रह रहा वहां से उठाकर अलग ले जाया जाए, अलग कहीं संरक्षण प्रदान किया जाए तो इसे ही बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। फिर अगला है स्पर्धा एवं परजीविता की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। स्पर्धा यानी कंपटीशन, यानी एक ही जाति के विभिन्न जीवों या फिर विभिन्न जातियों में बता सकते हैं, विभिन्न जातियों के जीवों के बीच जो आवास के लिए, भोजन के लिए, जल के लिए जो होड़ होती है उसे ही स्पर्धा कहा जाता है। एक ही जाति के विभिन्न जीवों, चाहे कहो विभिन्न जाति के जीवों के बीच आवास, जल, भोजन, लवण या अन्य चीजों के लिए जो उसको प्राप्त करने की होड़ होती है उसे ही स्पर्धा कहते हैं। जबकि जो परजीविता है, परजीविता में क्या होता है कि इसमें 2 अलग अलग जातियां होती हैं। जो 2 विभिन्न जातियां होती हैं उनमें इसके ऐसा संबंध होता है कि जो परजीवी होता है वो अपना भोजन पोषक से लेता है। परजीवी अपना भोजन पोषक से लेता है, यानी एक जीव का इसमें लाभ और दूसरे जीव की हानि हो जाती है। परजीवी जो है अपना भोजन पोषक से लेता है। जैसे तने पर पूर्ण परजीवी अमरवेल होता है। तो जो अमरवेल है पूरी तरह से इसका तने का सब कुछ, खाद्य पदार्थ वगैरह सब कुछ लेता रहता है। फिर अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में विभेद कीजिए। बीज पत्राधार बीज पत्रोपरिक, परभूपोष फल भित्ति, आध्यावर्ण बीजचूल। आइए इन तीनों में अंतर आपको बता देते हैं। तो देखिए, पहला है बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक में अंतर। तो बीज पत्राधार या भ्रूण के बीजाक्ष का वह भाग होता है जो बीजपत्र व मूलांकुर के मध्य स्थित होता है, और यह भ्रूण के बीजाक्ष का वह भाग होता है जो बीजपत्र व प्रांकुर के बीच स्थित होता है। फिर दूसरा लिखेंगे, बीज के अंकुरण के समय बीज पत्राधार में तीव्र वृद्धि होने के कारण बीजपत्र मृदा से ऊपर आ जाते हैं, जैसे अरंडी, सेम आदि। जबकि इसमें क्या है, बीज पत्रोपरिक में बीज के अंकुरण के समय बीज पत्रोपरिक में तीव्र वृद्धि के कारण बीज पत्र मृदा में ही रह जाते हैं, जैसे मक्का, चना आदि में। फिर देखिए अगला अंतर था आध्यावरण और बीजचोल में अंतर।
तो अध्यावरण बीजांड के ऊपर का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है, जबकि बीजचोल अध्यावरण दृढ़ होकर ही बीजावरण बनाते हैं, जिसे बीजचोल कहते हैं। यही अध्यावरण दृढ़ हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो बीजावरण का निर्माण कर लेता है, सीड कोट का निर्माण कर लेता है, और उसी सीड कोट को बीजचोल कहा जाता है। फिर अध्यावरण यह कम कठोर होता है और बीजांड को सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि बीजचोल अधिक कठोर होता है और भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है। पर भ्रूणपोष और फलभित्ति, तो कुछ बीजों में बीजांड का एक पतले आवरण के रूप में बचा रहता है, इसे परिभ्रूणपोष कहते हैं, जैसे काली मिर्च में। जबकि फलभित्ति में निषेचन के पश्चात अंडाशय से फलभित्ति का निर्माण होता है। यह एक स्तरीय होता है, यह 3 स्तरीय होता है, यह भोजन संग्रह करता है, यह सुरक्षा प्रदान करता है और भोजन संग्रह भी करता है। इस तरह से इन तीनों पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, अच्छे से समझाया है, आप लोग जाइए वहां ठीक से समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला है, प्रसव को परिभाषित कीजिए। इस प्रक्रिया के दौरान शामिल होने वाले विभिन्न हार्मोनों का विवरण दीजिए। जो प्रसव है, वास्तव में जो शिशु जन्म होता है, शिशु का माता के गर्भ से बाहर निकलना ही प्रसव कहलाता है, और इस दौरान शामिल होने वाले विभिन्न हार्मोन को बताना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पूरा डिटेल से बताना है, हमारे चैनल में अपलोडेड, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित क्रोमोसोमीय असामान्य विन्यास से उत्पन्न विकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये 21वीं की त्रिसूत्रता, एकादश सूत्रता, तो ये डाउन सिंड्रोम पूछ रहे हैं, डाउन सिंड्रोम के बारे में बताना है। और जो XXY है, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसके बारे में बताना था। तो हमारे चैनल में सभी सिंड्रोम अपलोडेड हैं, इन दोनों के अलावा भी सभी अपलोडेड 8-9 सिंड्रोम अपलोडेड हैं, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है, अनुवांशिक कोट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुवांशिक कोट, और अनुवांशिक कोट पर मेरे चैनल में पूरा वीडियो अपलोडेड है विशेषताओं सहित, जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी अपलोडेड है। अंतरजातीय स्पर्धा चैनल से देखिए, मानव जीनोम परियोजना चैनल से देखिए। और फिर अगला है, संस्पर्श संबंध क्या है, सामान्य कोशिकाएं किस प्रकार के कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित है। कैंसर पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।